नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पिछले 10 साल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। 2015 में भारत इसमें 81वें पायदान पर था, लेकिन 2024 आते आते रैंकिंग सुधर गई और भारत 39वें स्थान पर आ गया। यानी रैंकिंग में 42 पॉइंट का सुधार आया। राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राज्यसभा में कहा कि ये बड़ी बात है, क्योंकि जीआईआई रैंक 70 से ज्यादा इंडिकेटर्स के आधार पर किसी देश की इनोवेशन की क्षमता को मापता है। ये इंडिकेटर्स देश के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। भारत की ये तरक्की दिखाती है कि हमारा देश कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की रैंकिंग में सुधार का मतलब है देश का सामाजिक आर्थिक माहौल पहले से बेहतर हुआ है। पिछले कुछ सालों में भारत ने कई बड़े बदलाव किए हैं। मिसाल के तौर पर अंतरिक्ष और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने कदम बढ़ाए हैं। सस्ती और क्वालिटी एजुकेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण का इस्तेमाल देश में काफी बढ़ चुका है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में क्लस्टर बनाए गए हैं जो नए नए आविष्कारों को बढ़ावा दे रहे हैं। जीआईआई में सुधरती रैंकिंग इस बात का सबूत है कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और दुनिया में अपनी अलग जगह बना रहा है। टैरिफ डिस्टरबेंसेस और अमेरिका को भारतीय एक्सपोर्ट पर 50% शुल्क की धमकी के बीच स्मार्टफोन के निर्यात ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से जुलाई की 4 महीने की अवधि में आईफोन्स का निर्यात $10 अरब के आंकड़े को छू गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में $6.4 अरब से 52% ज्यादा है। भारत में अपने विस्तार की गति धीमी होने की चिंता के बावजूद एप्पल इंक ने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई। इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान आईफोन का एक्सपोर्ट 63% बढ़कर $7.5 अरब तक पहुंच गया, जबकि एक साल पहले ये $4.6 अरब था। एप्पल के 3 वेंडर्स फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुल $10 अरब में से $7.5 अरब से ज्यादा का योगदान किया, जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का 75% है। वाणिज्य विभाग के अनुसार इस वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में 43.7% बढ़कर $16.16 अरब पर पहुंच गया, जो पिछले साल $11.24 अरब ही था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर 100 दिन के एजेंडे पर काम करेगी और देश को विकसित राष्ट्र के लक्ष्य से कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा मांग वाले कंज्यूमर मार्केट और शीर्ष निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। लोकमत वैश्विक आर्थिक सम्मेलन के एक सेशन को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार भारत को तेजी से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 100 दिनों में कई बदलाव लाएगी। अमेरिका की ओर से टैरिफ में बढ़ोतरी से राहत देने के लिए केंद्र सरकार एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण के मामले में एनपीए के क्लासिफिकेशन की अवधि को बढ़ा सकती है। सरकार एनपीए के रूप में एमएसएमई के लोन के वर्गीकरण की अवधि 90 से बढ़ाकर 180 दिन करने पर विचार कर रही है। इस कदम से कैश के संकट से जूझ रहे एमएसएमई को ज्यादा समय मिल सकेगा और वे अपने ऋण भुगतान को रेगुलर रख सकेंगे, जिससे निर्यात में आए व्यवधान से उनकी सुरक्षा हो सकेगी। इंडिया एमएसएमई फोरम ने कहा कि एमएसएमई के लिए एनपीए चूक की अवधि बढ़ाकर 180 दिन किए जाने से 10 लाख नौकरियां आसानी से बच सकेंगी और इससे एमएसएमई को रीपेमेंट की बेहतर योजना बनाने की सुविधा मिलेगी। आईआईटी खड़गपुर के प्लेटिनम जयंती समारोह में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने आगाह किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धा का स्वरूप बदल कर रख देगी और देशों और कंपनियों के बीच बैलेंस दोबारा से स्थापित होगा। उन्होंने भारत से तकनीकी आत्मनिर्भरता को अपने अगले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को भारत के उत्थान के साथ जोड़ते हैं तो आपके करियर का शिखर भारत की शक्ति के शिखर के साथ साथ विकसित होगा। अडानी ने कहा कि 2050 तक जब आप अपने चरम पर होंगे, आप $25 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा होंगे, ग्लोबल डिबेट्स को आकार देंगे, नियम लिखेंगे और भविष्य के लिए गति भी खुद निर्धारित करेंगे।
कोई और देश अपने युवाओं को इस पैमाने पर अवसर प्रदान नहीं करता है। अडानी ने कहा कि भारतीय होने के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा। The same is even more true for you. If you align your ambitions with India's rise, the peak of your careers will unfold alongside the peak of India's power. By 2050, when you are in your prime, you will be part of a $25 trillion Indian economy, shaping global debates, writing the rules, and setting the pace for the future. No other nation offers its youth an opportunity of this scale. Therefore, I always say there has never been a better time to be in Indian. कैश कारोबार में 10 टॉप ब्रोकर्स पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निर्भरता घट गई है। इससे संकेत मिलता है कि उसके क्लाइंट बेस में काफी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है और अब ये सेंट्रिक नहीं रह गया। बाजार नियामक सेबी की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 10 अग्रणी ब्रोकर्स की तरफ से एनएसई को क्लाइंट्स के योगदान की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 में घटकर 48.3 रह गई, जो पिछले साल 63.7% थी। बाजार के विशेषज्ञों ने कहा कि इस रुझान की वजह गैर मेट्रो सिटीज में इन्वेस्टर्स के बीच एनएसई का विस्तार है, जहां कस्टमर कनेक्शन में कमी आई है। वहीं 10 बड़े ब्रोकर्स के कारोबार का हिस्सा बढ़ गया है। इस अवधि में 38.6% से बढ़कर यह हिस्सा 41.5% पर पहुंच गया। ऐसा ही कुछ रुझान बीएसई पर भी दिखता है। उसके 10 टॉप ब्रोकर्स का सकल कारोबार फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर 54.3% हो गया, जो पिछले साल 47.6% था। मार्च से मई तक की सुस्ती के बाद एसएमई के आरंभिक पब्लिक इश्यूज में तेजी से उछाल आया है। जून से अब तक 68 एसएमई ने 3,131 करोड़ रुपए जुटाए। इससे प्राथमिक बाजार के उत्साहजनक रुझान और लिस्टिंग पर बढ़िया लाभ कमाने की इच्छा ने योगदान दिया। जून और जुलाई में मुख्य प्लेटफॉर्म पर 21 आईपीओ लिस्टेड हुए और 33,813 करोड़ रुपए जुटाए गए। इससे विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्टर्स का उत्साह बढ़ गया। अप्रैल में एनएसई ने मेन प्लेटफॉर्म का रुख करने वाले एसएमई के लिए अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में संशोधन किया था। अब कंपनियों को पिछले 3 वर्षों में से कम 2 वर्षों में ऑपरेटिव प्रॉफिट दिखाना होगा। नवीनतम वर्ष से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू दर्ज करना होगा और आवेदन के समय प्रवर्तक की हिस्सेदारी 20% से ज्यादा रखनी होगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कारण ई चालान जारी होने के मामले काफी बढ़ गए हैं। 2019 से 2024 के बीच ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वाले ड्राइवर्स को 42,545 करोड़ रुपए के ई चालान जारी किए। इनमें से 60% से ज्यादा मामले अदालतों में अटके पड़े हैं। अदालतें ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने की कोशिश कर रही हैं। वहीं इसका गंभीर असर वाहन संचालित करने वाले प्लेटफॉर्म्स, कैब एग्रीगेटर्स वगैरह के कारोबार पर पड़ रहा है। सरकार को 2019 से 2024 की अवधि में ई चालान से 17,431 करोड़ रुपए ही मिल पाए। लॉयड के आंकड़ों के मुताबिक ईयरली कलेक्शन में भारी गिरावट आई। 2019 में यह निर्धारित जुर्माने का 78% से घटकर केवल 27.5% रह गया। 2025 के पहले 6 महीनों में 5.5 करोड़ चालान जारी किए गए, जिनमें 80% पेंडिंग है। मूल्य के लिहाज से 10,298 करोड़ रुपए के चालान जारी हुए, लेकिन कलेक्शन केवल 20% हो पाया। एग्रीकल्चर सेक्टर सिंचाई कार्यों के लिए देश की कुल बिजली के करीब 5वें हिस्से की खपत कर रहा है। डीजल का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी इसी काम में जा रहा है। डीजल पंप की जगह सौर ऊर्जा से
चलने वाले पंप लगाकर और ग्रिड से जुड़े पंपों को सोलर एनर्जी से जोड़कर पीएम कुसुम योजना कार्बन एमिशन कम करने, सब्सिडी कम करने और किसानों को इनपुट की लागत के उतार चढ़ाव से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का लक्ष्य है सोलर पंपों और ग्रिड से जुड़े पंपों को सोलर एनर्जी से जोड़कर और बंजर जमीन पर छोटी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की मदद से सिंचाई के लिए 34.8 गीगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा तैयार करना। करीब 34,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ योजना का लक्ष्य 14 लाख सोलर पंप स्थापित करना था और 45 लाख ग्रिड से कनेक्टेड कृषि पंपों को सोलर एनर्जी ऑपरेटेड पंप में बदलना था। इसमें फीडर लेवल तक को भी सोलर में बदलना शामिल है। डीजल पंप को बदलने से कार्बन एमिशन में कमी आएगी और ईंधन कीमतों के उतार चढ़ाव से बचने में मदद मिलेगी। सोलर एनर्जी दिन के समय उच्चतम उत्पादन करती है जो सिंचाई की जरूरतों के अनुरूप है और इसे ज्यादा किफायती बनाता है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने इस साल त्योहारों के सीजन के लिए अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। उसने अपने स्टोर, छोटे सेंटर्स और डिलीवरी सेंटर्स पर 1.5 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। अमेजॉन ने बताया कि उसने अपने नेटवर्क में शामिल 400 से ज्यादा शहरों में ये मौके प्रदान किए हैं, जिससे कंपनी के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम करने वाले एसोसिएट्स शामिल हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की एफएमसीजी यूनिट रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एक जॉइंट वेंचर के तहत मेजॉरिटी स्टेक हासिल की है। इस साझेदारी के जरिए आरसीपीएल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आयुर्वेद से प्रेरित हेल्दी और फंक्शनल बेवरेज विकल्प उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही रिलायंस ने हर्बल और नेचुरल ड्रिंक्स के तेजी से बढ़ते बाजार में कदम रख दिया है। 2018 में स्थापित बेवरेजेस सेगमेंट का फ्लैगशिप प्रोडक्ट जीरो पहले ही देश भर में स्वास्थ्य प्रेमी उपभोक्ताओं के बीच काफी पॉपुलर है। अनिल अंबानी के वकील ने एसबीआई से रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके प्रमोटर डायरेक्टर के खिलाफ फ्रॉड का टैग हटाने का आग्रह किया है। वकील ने दावा किया कि बैंक ने यह कदम अनिल अंबानी को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना उठाया। कभी भारत की सबसे बड़ी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक रही रिलायंस कम्युनिकेशन अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है। पिछले महीने सरकार ने संसद को बताया था कि एसबीआई ने 13 जून को आरकॉम और अनिल अंबानी को आरबीआई की गाइडलाइंस और अपनी नीतियों के आधार पर फ्रॉड डिक्लेयर किया है। एसबीआई ने इस मामले में सीबीआई में शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस शुरू किया है। इसके अलावा एसबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जो मुंबई एनसीएलटी में पेंडिंग है। अंबानी के वकील ने कहा कि आरकॉम के लेनदारों के ग्रुप में शामिल केनरा बैंक ने 10 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में कंपनी और अंबानी पर लगाए गए फ्रॉड टैग को वापस ले लिया। एसबीआई की आरकॉम में कुल देनदारी में 26 अगस्त 2016 तक 2,228 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और दूसरे खर्चे शामिल हैं। इसके अलावा करीब 787 करोड़ रुपए की नॉन फंड बेस्ड गारंटी भी इसमें शामिल है। फास्टैग ईयरली पास ने लॉन्च के सिर्फ 4 दिनों में 5 लाख से ज्यादा यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ये पास नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के 1,150 टोल प्लाजा पर मान्य है। इसमें यूजर्स 3,000 रुपए के एक मुश्त भुगतान पर एक साल में 200 टोल पार कर सकते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड रही। ये पास राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI वेबसाइट से खरीदने के 2 घंटे बाद एक्टिव हो जाता है। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त को की गई थी और सिर्फ 4 दिन के भीतर 5 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ गए। यह आंकड़ा बताता है कि टोल पेमेंट को लेकर लोगों में इस नई सुविधा को लेकर काफी उत्साह है। इस प्रकार ये योजना यात्रियों को बार बार भुगतान के झंझट से बचाती है। फास्टैग ईयरली पास सभी वैलिड फास्टैग वाले नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए मान्य है। फास्टैग ईयरली पास से यात्रियों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी। ये न केवल टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि कैशलेस ट्रेवल को भी बढ़ावा देगा। ये योजना बार बार यात्रा करने वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी और सस्ती साबित हो रही है। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant